नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू एक्सप्लोरर। मैं हूं राज। तो दोस्तों, मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट्स बहुत तेज रफ्तार से गिरे और उसके साथ दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स भी गिरे और अभी भी वीडियो बनाते समय तक गिरते जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल भी आप लोग देख सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट्स ट्विटर पर भी बहुत ट्रेंड करते रहे। निफ्टी करीब 2.6% गिरा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करीब 2.7% तक गिरा। इसका मतलब कि करीब 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने निफ्टी और बीएससी में स्टॉक्स पर लगाया हुआ था। 6 लाख करोड़ रुपए का मतलब 76 बिलियन डॉलर्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर वन, वाई आर इंडियन स्टॉक मार्केट्स लूजिंग मनी। नंबर और दूसरा कि इस रिसेशन या मंदी आ चुकी है। नंबर तीन, व्हाट विल हैपन इफ हाई इन्फ्लेशन परसिस्ट। अगर इन्फ्लेशन कंफर्ट जोन में नहीं आया आरबीआई के तो क्या होगा। और नंबर फोर्थ, इज रिसेशन अवॉइडेबल, कि क्या हम इस मंदी को अवॉइड कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट्स इकोनॉमी में क्रिकेट के अंपायर्स की तरह होते हैं। नॉर्मल टाइम पर उन पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब कोई ध्यान देता है तब इसका मतलब कि कुछ गलत या खराब होने वाला होता है। तो अपन पहले सवाल पर आ जाते हैं कि वाई आर इंडियन स्टॉक्स ब्लीडिंग और लूजिंग मनी। तो इसके भी चार कारण हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नंबर एक, भारत में बढ़ती महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट। नंबर टू, सिग्नल्स फ्रॉम यूएस फेडरल रिजर्व, जो कि यूएस की आरबीआई की तरह है। वीकनिंग रुपी यानी कि कमज़ोर होता हुआ रुपया, भारतीय रुपया। और नंबर फोर, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालना, एक्सोडस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इनमें से अपन पहले कारण को एनालाइज करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट पिछले महीने के कंपैरिजन में ज़रूर थोड़ी कम हुई थी, अबाउट 7.04% इन मई, लेकिन आरबीआई के कंफर्ट जोन जो कि 5 to 6% रहता है उससे ज़्यादा रही। इसका मतलब कि आरबीआई और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हाइक करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई गई तो लोग कम खर्चा करेंगे, कम गाड़ियां खरीदेंगे क्योंकि उनकी ईएमआई बढ़ेगी और कंपनीज के शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कम हो जाएगा। इससे लॉस में कंपनियां चली जाएंगी, इसलिए लोग अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल लेते हैं। अब अपन दूसरे रीज़न की तरफ आते हैं कि यूएस का फेडरल रिजर्व, यूएस फेड भी जिसको कहते हैं, वो भी अपनी यूएस की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट 8% से ज़्यादा है और ऐसी इन्फ्लेशन रेट 40 साल पहले देखी गई थी। तो यूएस फेड बहुत डेस्परेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और वो भी हर महीने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता ही जा रहा है। तो अब अपन तीसरे कारण की तरफ आते हैं कि कमज़ोर होता हुआ रुपया या वीकनिंग रुपी। पिछले महीने 1 US डॉलर जो था वो 77.5 इंडियन रुपीस पर था और अब तो ये 78 रुपीस पर यूएस डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है। तो अब हम चौथे कारण की तरफ आते हैं, एक्सोडस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स या विदेशी निवेशकों का स्टॉक मार्केट और देश को छोड़कर चले जाना। तो दोस्तों, ये विदेशी निवेशक या फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल कर कहाँ ले जाते हैं? तो इसका उत्तर है कि जब स्टॉक मार्केट्स बहुत वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल मतलब कि रोज उनकी वैल्यू गिर रही हो या बहुत ऊपर नीचे हो रही हो, करेंसीज फ्लक्चुएट हो रही हो, क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन गिर रहा हो, तब ये इन्वेस्टर्स सेफर इन्वेस्टमेंट्स यानी कि सुरक्षित निवेश में पैसा लगाते हैं।
उनमें से सबसे ज़्यादा सुरक्षित यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स माने जाते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड्स यूएस फेड के फिक्स डिपॉजिट्स की तरह होते हैं, जहां पैसा या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने का खतरा नहीं के बराबर होता है, और पैसे की वैल्यू वहाँ की इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है। तो 8 महीनों से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में नेट सेलर्स रहे हैं, मतलब कि उन्होंने इंडियन स्टॉक्स कम खरीदे हैं और बेचे ज़्यादा हैं। तो इस महीने 14 दिनों में इन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 14,000 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेच दिए। इसको स्टॉक मार्केट्स की भाषा में सेल ऑफ कहते हैं, और जब सेल ऑफ होता है तब स्टॉक मार्केट्स बहुत तेजी से गिरते हैं। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन तो आ चुका है और रिसेशन मंदी ज़्यादा दूर नहीं है। इसके साथ अब हम अपने तीसरे सवाल पर आते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ हाई इन्फ्लेशन परसिस्ट। तो ब्रेंट क्रूड अभी भी $120 पर बैरल पर है, और इन्फ्लेशन भी क्रूड ऑयल की कॉस्ट पर डिपेंड करता है। ज़्यादा महंगा क्रूड ऑयल तो ज़्यादा कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स जैसे कि इंडिया की आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, अबाउट 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए, जिससे लोग कम खरीदारी करें और डिमांड को कम करके इन्फ्लेशन कम करी जा सके, क्योंकि कम डिमांड पर प्राइसेस थोड़ी कम हो जाती हैं और उससे इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में, कुछ हद तक कंट्रोल में आती है। लेकिन इससे ग्रोथ इन इकोनॉमी सेक्रीफाइस होती है। तो हम लोग एक्चुअली में ग्रोथ को सेक्रीफाइस करके इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल कर रहे हैं अभी के समय। लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी फेल हो जाती है ड्यू टू हाई ऑयल प्राइसेस, तो हम स्टैगफ्लेशन पर आ जाते हैं। इसका मतलब स्टैग्नेंट ग्रोथ विथ हाई इन्फ्लेशन, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमी और अभी ऑलरेडी है। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इज रिसेशन अवॉइडेबल, क्या मंदी को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर यूक्रेन में मिलेगा। अगर यूक्रेन वॉर और ज़्यादा लंबा खिंचता है तो ऑयल प्राइसेस ज़्यादा रहेंगी, हाई रहेंगी, और यूक्रेन रशिया से जो फूड एक्सपोर्ट होता है वो नहीं हो पाएगा, जिससे फूड इन्फ्लेशन भी ज़्यादा रहेगा। और वॉर अगर ख़त्म हो जाती है, यूक्रेन वॉर अगर समाप्त हो जाती है, तो गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो डेफिनेटली 2022 के एंड तक मंदी पूरी तरह से पूरे संसार में आ जाएगी। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।